हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, रक्तादान। रक्त का आदान प्रदान कैसे होता है एंड ब्लड ग्रुप। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं, सबसे पहले वो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें। बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो आज का टॉपिक क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, रक्तदान कैसे होता है, रक्त का आदान प्रदान किसके आधार पर किया जाता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो जो ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ और इसके अलावा ब्लड की जानकारी दे चुका हूँ, कार्बसेल्स की जानकारी दे चुका हूँ आपके लिए। जो हमारे बैक वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं उनके अंदर ये सारी जानकारी हैं। तो आज आपके लिए क्या मिलेगा? रक्त का आदान प्रदान कैसे होता है। जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं तो वो डॉक्टर आपका ब्लड लेता है, एक स्लाइड पे रखता है और स्लाइड पे रखने के बाद में माइक्रोस्कोप के द्वारा देखता है और 2 मिनट के अंदर बता देता है कि आपके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है। आप भी जान जाएंगे, आप भी पहचान जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, केवल 5 मिनट के बाद में ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा। आप भी आसानी से पहचान लेंगे कि इस ब्लड के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या देख, जो ब्लड होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं ब्लड के? 2 पार्ट। नंबर 1, एक तो प्लाज्मा होता है, ओके। दूसरा क्या होता है? कार्बसेल्स होते हैं। क्या होता है? कार्बसेल्स होते हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ के रूप में होता है और जो कार्बसेल्स होते हैं इसे रुधिराणु कहा जाता है। ये ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं जिस तरीके से चाय की पत्ती के लिए दूध में लगा दिया जाता है। चाय की पत्ती के लिए दूध में लगा दिया जाता है, अर्थात वो चाय की पत्ती दूध में तैरती रहती है। उसी तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अंदर ये कार्बसेल्स, ये रुधिराणु तैरते रहते हैं। जिस तरीके से चाय की पत्ती के लिए दूध में मिला दिया जाता है और दूध के अंदर वो चाय की पत्ती तैरती रहती है, उसी प्रकार से बॉडी के अंदर प्लाज्मा में ये कार्बसेल्स तैरते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं, जिसे प्रतिरक्षी कणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज होती हैं इसके अंदर। और ये एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती है प्लाज्मा के अंदर? एक तो ए होती है और दूसरी बी पाई जाती है, ओके। अब जो कार्बसेल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? कार्बसेल्स कौन कौन से होते हैं? आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ये क्या पाए जाते हैं? कार्बसेल्स होते हैं, जिसे रुधिराणु के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कार्बसेल्स होते हैं उनके अंदर, जो कार्बसेल्स होते हैं, जो आरबीसी होती है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन होते हैं। तो ध्यान दीजिए, एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीजन होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। अब एंटीजन कौन कौन से होते हैं? एक तो एंटीजन ए होता है, दूसरा एंटीजन बी होता है। 2 एंटीजन पाए जाते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है, तो कौन सा टिक कर देते हैं? ब्लड के अंदर पाई जाती है। यानी या तो आरबीसी पर टिक कर देते हैं, या फिर डब्ल्यूबीसी पर, या फिर प्लेटलेट्स पर टिक कर देते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। और जो एंटीजन होती है वो किसके अंदर होती हैं? कार्बसेल्स के अंदर होती हैं, जिसे रुधिराणु कहा जाता है, ओके। तो इस तरीके से एंटीबॉडीज पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। ये क्या करती हैं? बॉडी की सुरक्षा करने का काम करती हैं, बॉडी की प्रतिरक्षा करने का काम करती हैं। और ये एंटीजन जो होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं? ए होती हैं और बी होती हैं। तो थोड़ी सी जानकारी आपको और लेना है, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप आसानी से ब्लड ग्रुप के लिए पहचान लेंगे। तो मान लीजिए ये क्या है? ये ब्लड ग्रुप है। इधर क्या है? ब्लड ग्रुप, ओके। इधर एंटीजन है, ओके। इधर एंटीबॉडीज हैं,
एंटीबॉडीज हैं। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? एक तो ए होता है ब्लड ग्रुप, दूसरा बी होता है, तीसरा ए बी होता है और चौथा ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सी होती है, कौन सी पाई जाती है? ए होती है, एंटीजन ए पाई जाती है। और बी के अंदर कौन सी एंटीजन होती है? बी होती है। ए बी के अंदर कौन सी होती है? ए एंड बी होती है। ओके। और ओ के अंदर कौन सी होती है एंटीजन? कोई नहीं होती है, इस अर्थात यहाँ पर ये एब्सेंट आ जाएगा। ओके। अब एंटीबॉडीज की बात करते हैं, प्रतिरक्षी कणिका की बात करते हैं। तो कौन कौन सी प्रतिरक्षी कणिकाएं पाई जाती हैं इसके अंदर? तो ध्यान दीजिए, ए ब्लड ग्रुप के अंदर प्रतिरक्षी कणिका जो होती है जिसे एंटीबॉडीज कहा जाता है, इसके अंदर कौन सी होती है? बी होती है। और इस बी ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होती है? ए होती है। और इसके अंदर ए बी के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होती है? एब्सेंट, एक भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। और ओ के अंदर ए एंड बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं। इस तरीके से एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप के अंदर पाई जाती हैं। ओके। अब बात करते हैं यहां पर रक्तदान। रक्त का आदान प्रदान जो होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से रक्त का आदान प्रदान होता है, तो उसमें हमें किस तरीके से हम इसमें जान सकते हैं कि रक्त का आदान प्रदान होता है, तो किस तरीके से ब्लड ग्रुप के लिए पहचान सकते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। तो किस तरीके से पहचान सकते हैं? ओके, ये है ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए। और इधर ब्लड ग्रुप बी, और इधर ब्लड ग्रुप ए बी, और इधर ब्लड ग्रुप ओ ले लेते हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? इधर ओ हो गया। ओके। अब बात करते हैं, जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एंटीजन कौन सी पाई जाती है? ए होती है। तो अब ये जो एंटीजन होती है किसके अंदर होती है? एंटीजन विशेष बात है, ये एंटीजन किसके अंदर पाई जाती हैं? ये एंटीजन केवल आरबीसी सेल के अंदर होती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनके अंदर एंटीजन पाई जाते हैं, और किसी भी कणिका के अंदर एंटीजन नहीं होती हैं। तो आरबीसी जो की कणिकाएं होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका शेप कैसा होता है, उनकी आकृति कैसी होती है? राउंडेड होती है, गोलाकार के रूप में होती है, तस्तरी नुमा होती है, प्लेट नुमा होती है। ओके। तो कैसी होती है? प्लेट नुमा होती है, इस तरीके से राउंडेड होती है, गोलाकार के रूप में होती है। ओके। अब आपको ये देखना है कि जो ब्लड ग्रुप ए है इसके अंदर एंटीजन कौन सी है? ए है। ए का शेप कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ओके, इस तरीके से होता है, यानी त्रिभुज जैसी एक संरचना यहां पर ये बन रही है। ओके, इस तरीके से ये संरचना होती है। तो सीधी सी बात है, आप भी अगर ब्लड के लिए लेंगे, ब्लड को लेने के बाद में अगर लाल रक्त कणिका के अंदर इस तरीके से आप निशान देखेंगे, इस तरीके से आप सिंबल देखेंगे, जिस तरीके से ए की संरचना होती है वैसी ये संरचना एंटीजन की भी पाई जाती है इसके अंदर। ए जैसी उसकी शेप है, ए जैसी उसकी आकृति है, तो आप खट से देख करके बता देंगे आरबीसी के अंदर ये जो एंटीजन ए जैसे बनी हुई है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंटीजन ए के समान यहां पर बनी हुई है। ओके, तो यहां पर एंटीजन ए है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये ए है। ओके। अगर हम बी की बात करते हैं, बी ब्लड ग्रुप के अंदर किस तरीके से बी की संरचना कैसी होती है? ये दो कर्व बने हुए हैं इसके अंदर, ये वाले, ये दो कर्व बने हुए हैं, इस तरीके से कर्व बने हुए हैं। तो समझ लीजिएगा कि जो बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर इस तरीके से जो कर्व होते हैं, ये क्या है? ये एंटीजन है। इस तरीके के एंटीजन पाई जाती हैं बी ब्लड ग्रुप के अंदर, यानी बी जैसी संरचना जो होती है उसमें जो कर्व जैसी संरचना होती है, इस तरीके से ये एंटीजन बी ब्लड ग्रुप वालों के अंदर होती है। इसके आधार पर आप आरबीसी को देखेंगे, तुरंत आप बता सकते हैं, तुरंत आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर या इस रुधिर के अंदर या इस ब्लड के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी होगा, क्योंकि इसकी जो एंटीजन है उसका जो शेप है बी के कर्व जैसा है, इसी वजह से इसके अंदर बी ब्लड ग्रुप होगा। ओके, दैट्स ऑल। आगे ए बी की बात करते हैं। ये मान लीजिए एक आरबीसी की सेल्स है। ओके,
अब इसमें कौन कौन सी एंटीजन होती हैं? ए होती है और बी होती है, यानी ऐसा भी शेप होता है और ऐसा भी शेप होता है, यानी दोनों शेप इसके अंदर होंगे, ऐसा भी शेप होगा और ऐसा भी शेप होगा, यानी दोनों शेप इस तरीके से होंगे। ओके, तो इसके आधार पर हम इसे पहचान सकते हैं। यानी अगर हमें ब्लड मिल जाए तो हम लोग भी माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसको आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि उसके आरबीसी की जो कणिका होगी उसके अंदर इस तरीके से दोनों ये शेप दिखाई देंगे, ए जैसा शेप भी दिखाई देगा, बी जैसा शेप भी दिखाई देगा। तो कंडीशन क्या होगी? आसानी से उसे पहचान सकते हैं कि इसके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए और बी होगा। ओके, आपने ये भी पढ़ा है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ये कैसा है, इसके अंदर एंटीजन एब्सेंट होती है, इसके अंदर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, अर्थात यहां पर जो आरबीसी होंगी वो कैसी होंगी, केवल राउंडेड होगी, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो आप सीधी सी बात है, आप पहचान सकते हैं इसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप होगा। ओके, तो अगर आपके लिए ब्लड दे दिया जाए तो आप भी क्या करेंगे? जिस तरीके से डॉक्टर 1 मिनट में देख करके आपके ब्लड को पहचान करके बता देता है कि इस ब्लड के अंदर ये ब्लड ग्रुप है, तो आप भी 2 मिनट में देख करके बता सकते हैं। ऐसी संरचना की आकृति को देखेंगे तो तुरंत आप उसे डिफाइन कर देंगे कि उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर ऐसी आरबीसी संरचना के अंदर ये इस तरीके से आकृति मिलती है तो ये आकृति कैसी है, ए जैसी है, तो उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर किस तरीके से एंटीजन, ऐसी बी शेप्ड जैसी, यानी बी के अंदर जो कर्व जैसी संरचना होती है उसके समान ही इसकी आकृति है, तो आप तुरंत देख करके बता देंगे कि इसके अंदर बी ब्लड ग्रुप होगा। और ए बी के अंदर दोनों संरचनाएं देखने के लिए मिलती हैं इस तरीके से, तो आप खट से बता देंगे कि इसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और ओ के अंदर सीधी सी बात है, ओ के अंदर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, अर्थात वो एब्सेंट होता है, तो आरबीसी वहां पर जो होगी वो कैसी होगी, राउंडेड होगी, गोलाकार के रूप में होगी। ओके, तो अब आप भी केवल 2 मिनट में बता सकते हैं देख करके। किसी का ब्लड को स्लाइड पर रखेंगे, स्लाइड पर रखने के बाद उसे पतला करेंगे, उसके ऊपर कवर लगाएंगे और तुरंत माइक्रोस्कोप में उसे अरेंज कर देंगे और तुरंत उसकी शेप इस तरीके से देखने के बाद में आप बता सकते हैं कि उसके अंदर ब्लड ग्रुप ये होगा। ओके, दैट्स ऑल। तो आपको जानकारी मिल गई है ब्लड ग्रुप की, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप का आदान प्रदान कैसे होता है? अगर किसी के लिए ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती, ब्लड की जरूरत होती है, तो ये किसके आधार पर ब्लड के लिए दिया जाता है? तो ये एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के आधार पर ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्लड का वितरण किया जाता है। तो किस तरीके से ब्लड का वितरण किया जाता है उसे आप लोगों के लिए देखना है। तो ध्यान दीजिए, जो ये प्लाज्मा है, यानी ब्लड ग्रुप का जो वितरण होता है, प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं उससे मतलब होता है और आरबीसी से मतलब होता है। प्लेटलेट से कोई रिलेशन नहीं है, डब्ल्यूबीसी से कोई रिलेशन नहीं है, ओके, स्पिंडल सेल से कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब है तो किससे है, आरबीसी की कोशिकाओं से इसका मतलब है। आरबीसी की कोशिकाओं के अंदर जो एंटीजन होते हैं और प्लाज्मा के पास में जो एंटीबॉडीज होते हैं उसके आधार पर क्या होता है, ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्लड ग्रुप का आदान प्रदान किया जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जो ये प्लाज्मा होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज होती है जिसे प्रतिरक्षी कणिका कहा जाता है। प्रतिरक्षी कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं, ए होती है और बी होती हैं। इनका जो शेप होता है, इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, बाई शेप्ड होती है। कैसी होती है, बाई शेप्ड होती है। इनकी आकृति की अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इनकी आकृति कैसी होती है, बाई शेप्ड होती है। जैसे इस तरीके से इसकी आकृति होती है, बाई शेप्ड इसकी आकृति बन गई। अगर ए एंटीबॉडी है तो कैसा शेप उसका होगा, ए जैसा, ए जैसा, ओके, ए जैसा, ऐसी होगी। ओके, ये कौन सी एंटीबॉडीज बन गई है, ए बन गई है। ये कैसी है, ए एंटीबॉडीज। अगर बी होगी तो वो कैसी होगी, तो ध्यान दीजिएगा, बी एंटीबॉडीज होगी तो कैसी होगी, उसका भी शेप कैसा होता है, बाई जैसा होता है उसका शेप। तो किस तरीके से होती है ये, इस तरीके से होती है ये, यानी बाई में बी जो होती है, जो बी एंटीबॉडीज होती है उसमें किस तरीके से बी में कर्व जैसी जो संरचना होती है, इस तरीके से कर्व जैसी संरचना पाई जाती है, इसीलिए ये क्या कहलाती है, बी एंटीबॉडीज कहलाती है। इस तरीके से ये एंटीबॉडीज ये बी होती है। ओके,
अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है और उसे ब्लड की आवश्यकता है, तो क्या हम उसे बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, केवल 2 मिनट में ध्यान दीजिएगा। तो किस तरीके से हम उसे ब्लड ग्रुप ए वाले के लिए बी नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, उसका क्या रीजन है, उसका क्या कारण है, तो ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं दिया जा सकता है उसे। आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए है, अगर ये बी ब्लड ग्रुप के लिए मांगता है तो इस ए ब्लड ग्रुप का वाले के अंदर जो एंटीजन है वो कौन सी है? ए वाली। ओके, एंटीजन कौन सी है? ए है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर। अब ये एंटीजन ए दी हुई है, अब जो बी ब्लड ग्रुप है इसके अंदर एंटीबॉडीज जो है वो कौन सी है? ए दी हुई है। तो जो बी ब्लड ग्रुप है इसके अंदर क्या दिया हुआ है? जो एंटीबॉडीज है वो कौन सी है? ए दी हुई है, ये इस शेप की दी हुई है। अगर मान लीजिए अगर हम ए वाले के लिए बी ब्लड ग्रुप दे देंगे तो क्या होगा? तो कंडीशन क्या हो जाएगी उसकी? तो कंडीशन उसकी ये बन जाएगी कि ये जो कणिकाएं आरबीसी की कणिकाएं हैं तो बी के अंदर तो ये एंटीबॉडीज है, तो क्या होगी? ये कणिका जो है, जो एंटीजन इसके अंदर है ए के अंदर, इसका जो शेप कैसा है, इसके अंदर ये इसका शेप फंस जाएगा। जब फंस जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके शेप के समान ये इसकी एंटीजन है। ओके, और इसकी बी की एंटीबॉडीज ए है, वो किसके समान है? इसके समान उसकी भी आकृति। तो क्या होगा? अगर ए ब्लड ग्रुप के लिए बी ब्लड ग्रुप में मिला देंगे तो क्या होगा? उसकी ये शेप इसमें फंस जाएगी। तो कंडीशन क्या होगी? तो अगर उसकी ये शेप फंस जाएगी तो कंडीशन क्या होगी? ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन क्लोज हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम ए वाले व्यक्ति को बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका सर्कुलेशन क्लोज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट की डेथ हो सकती है, निश्चित डेथ हो जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम ए बी की बात करते हैं, ए बी वाले के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है? तो ध्यान दीजिए, ए बी वाले के अंदर ए एंटीजन भी होती है और बी एंटीजन भी होती है, यानी दोनों एंटीजन पाई जाती हैं इसके अंदर। तो यहां पर जो एंटीबॉडीज होती हैं, सीधी सी बात है, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं वो एब्सेंट, यानी कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो ये सभी का ब्लड ले सकता है। इसी वजह से इसे सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि फंसने का कोई चक्कर ही इसके अंदर नहीं है, यानी किसी का भी ब्लड आ जाएगा तो आसानी से ये रिसीव कर लेता है, ये सर्वग्राही कहलाता है। ओके, इसी तरीके से जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं। जब इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है तो इसके अंदर भी किसी फंसने का कोई चांस नहीं होता, ये सभी को ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। ओके, एक छोटी सी जानकारी और है आप लोगों के लिए दे रहा हूं। तो आपने कभी कभी ये भी सुना होगा, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, तो ये व्यक्ति अधिक बीमार रहते हैं, इनके अंदर अधिक रोग हो जाते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया वायरस अधिकांश मात्रा में पनपना शुरू कर देते हैं, ये अधिकांश मात्रा में बीमार बने रहते हैं। क्या विशेषता है इसकी? क्या कारण है इसका? इसका मुख्य रीजन क्या है? जो ए बी होता है इसके पास में जो एंटीबॉडीज होती है वो एब्सेंट होती है। अभी मैंने आपको ये बताया था, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं? बॉडी की सुरक्षा करने का काम करती हैं, हमारी बॉडी की सुरक्षा करने का काम करती हैं, सुरक्षा तंत्र के निर्माण में भाग लेती हैं। और जिस ब्लड ग्रुप के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडीज तो है ही नहीं, सुरक्षा करने वाली ये एंटीबॉडीज जब नहीं है तो क्या होगा? यानी उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस आसानी से हावी होते रहेंगे, उसके अंदर कई रोग हो सकते हैं, इसलिए ये लोग बीमार बने रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर ये दिया है जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये व्यक्ति बहुत कम मात्रा में बीमार पड़ते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि जो ओ ब्लड ग्रुप जिसके अंदर होता है ऐसे व्यक्ति कम मात्रा में बीमार होते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका भी एक कारण है। तो ध्यान दीजिए क्या कारण है। जो ओ ब्लड ग्रुप है आप यहां पर देख रहे हैं, इसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती है वो दोनों होती हैं, ए भी होती है और बी भी पाई जाती है। और जिस ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज होंगी तो उसकी सुरक्षा आसानी से हो जाएगी, अर्थात बैक्टीरिया वायरस या हार्मफुल मटेरियल जो उसके बॉडी के अंदर पहुंचेंगे तो आसानी से उसको खत्म कर लेंगे। यानी ये व्यक्ति कम बीमार होते हैं जिसके अंदर वो ब्लड ग्रुप होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये क्या होता है, ये ब्लड ग्रुप क्या होता है,
रक्तदान क्या होता है, तो इसी के आधार पर रक्तदान की आदान प्रदान की क्रिया होती है। जो स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। थैंक यू।